नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। विनय, तुम तो विदेश जाकर आराम से बैठ गए और यहाँ की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई है। मेरा भी परिवार है। माँ पापा के चक्कर में मैं उन्हें वक्त तक नहीं दे पाता हूँ और तुम्हारे पास क्या इतनी भी वक्त नहीं कि पापा के रिटायरमेंट पर कुछ रोज़ के लिए यहाँ आ सको। तुम तो वहाँ पैसे बना रहे हो और मैं यहाँ। औरतों का तो तुम्हें मालूम है, अगर शॉपिंग ना करवाओ, मूवी ना दिखाओ और बस सास ससुर की सेवा करवाओ तो पति का जीना मुहाल कर देती है। भाई, कुछ तो मेरे बारे में सोचो। तुम वहाँ से आते नहीं, इधर माँ बाबूजी मुझसे शिकायत करते रहते हैं। कम से कम उनसे मिलने के लिए ही आ जाओ। प्रमोद अपने छोटे भाई विनय से कहता है। विनय बोला, भैया ऐसा नहीं है कि मुझे आप लोगों की याद नहीं आती, बस समय नहीं मिल पा रहा है। माँ बाबूजी को देखने का मेरा भी बहुत मन करता है, पर क्या करूँ, इतनी मेहनत आखिर किसके लिए कर रहा हूँ? उन लोगों के लिए ही ना। अब आप इतना कह रहे हो तो मैं कुछ रोज़ की छुट्टी लेकर इंडिया आने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर विनय ने फ़ोन रख दिया। इधर विनय ने फ़ोन रखा, उधर प्रमोद की पत्नी सुनीता बोली, क्या बोला देवर जी ने? कब आ रहे हैं? करीब 2 साल पर आएंगे। सोचो कितने सारे उपहार लाएंगे। और मैंने सुना है दुबई में सोना बहुत सस्ता होता है। इतने सालों से अकेले रह रहे हैं तो पैसे भी तो इकट्ठा हो गए होंगे। आपको क्या लगता है वह पैसे किसे देंगे, बड़े भाई को या माँ बाप को? प्रमोद बोला, तुम्हें क्या लगता है वह दूध पीता बच्चा है जो विदेश में इतनी कमाई कर रहा है, वह लाकर तुम्हारी झोली में डाल देगा? अरे सब कहने वाले होते हैं, करने वाला कोई नहीं होता। हाँ, इस बार मैं साफ साफ कह दूँगा, अगर माँ बाबूजी हमारे साथ रहेंगे तो उनके रहने, खाने पीने और दवाइयाँ का सारा खर्चा उसे उठाना होगा। मैं कोई वृद्धा आश्रम खोल कर बैठा हूँ। मुझे भी अपने बच्चे और भविष्य के लिए सोचना होगा। तुम बस जब तक विनय रहे माँ बाबूजी को समय पर खाना पीना देते रहना ताकि उसे कोई कमी ना लगे। वैसे भी बाबूजी भी रिटायर हो रहे हैं, उन्हें भी पैसे मिलेंगे। अब कितने दिन इस घोंसले जैसे घर में रहेंगे? देखता हूँ उनसे बात करके उनसे भी पैसे निकलवा लूँगा और इस कस्बे से बाहर एक घर ले लूँगा। इतने दिन से उनके साथ हूँ, कुछ तो फ़ायदा मेरा भी होना चाहिए ना। 4 दिन बाद प्रमोद अपने पिता दिनेश बाबू से बोला, बाबूजी 30 तारीख को आपका रिटायरमेंट है। हो सकता है उसके पहले विनय भी आ जाए। यह बात सुनकर दिनेश बाबू और उनकी पत्नी सुमित्रा जी बहुत खुश हुई और बोली, बेटा यह तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने भाई को बुलाया। ईश्वर करे तुम दोनों भाई में इतना ही प्यार बना रहे। देखो जी, हमारा कितना अच्छा बेटा है। आज की दुनिया में ऐसे बेटे होंगे जो अपने माँ बाप को खुश करने के लिए पूरा परिवार इकट्ठा कर रहा है। प्रमोद बोला, वह सब तो ठीक है माँ, पर यह सोचिए वह दुबई जैसे शहर में रहता है और हमारा 2 कमरे का घर है। इतने छोटे से घर में वह कहाँ रहेगा? पूरा घर तो सामान से भरा हुआ है। वह हमारे लिए इतना सोचता है तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। क्यों माँ, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? सुमित्रा जी बोली, बेटा तुम कहना क्या चाहते हो, खुल कर कहो। प्रमोद बोला, माँ बाबूजी के रिटायरमेंट के पैसे लगभग मिल ही जाएंगे। अगर वह थोड़ी मदद कर दे तो मैं सोच रहा हूँ एक बड़ा घर ले लेता हूँ। कल को जब विनय की शादी होगी, उसका भी परिवार आएगा तो हम सब उस घर में इकट्ठा रहेंगे। आप क्या कहती हैं? सुमित्रा जी परिवार को जोड़ने की बात सुनकर ही खुश हो गई और दिनेश बाबू से बोली, सुनो जी, प्रमोद की सोच कितनी अच्छी है। आप अपने दफ्तर वालों से बात करके देखिए ना,
अगर कुछ पैसे पहले मिल जाए तो सच में विनय भी कितना खुश हो जाएगा। दिनेश बाबू बोले, भाग्यवान, रिटायरमेंट के पैसे पहले मिलना बहुत मुश्किल है और वैसे भी घर बनाने में महीनों लग जाते हैं और फिर 2 हफ्ते में विनय आ रहा है, यह सब इतनी जल्दी कैसे होगा। प्रमोद बोला, बाबूजी आप उसकी चिंता मत कीजिए, आजकल बना बनाया घर मिलता है, आप बस पैसे का इंतज़ाम कीजिए, बाकी का मैं संभाल लूँगा। मेरी इतनी कमाई नहीं है, फिर भी मैं तो अपने कुछ पैसे लगा ही रहा हूँ, फिर आप इतना क्यों सोच रहे हैं। पत्नी बेटे सबकी खुशी के लिए दिनेश बाबू ने दफ्तर में अर्जी लगाई। वह इतने पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर उनकी ईमानदारी और पुराने कर्मचारी होने के साथ साथ उनकी छवि को देखते हुए पैसों का इंतजाम कर दिया गया। प्रमोद ने एक पल भी देर करना सही नहीं समझा। उसने पहले से ही घर देख रखा था, बस माता पिता के सामने भूमिका बांध रहा था। एक रोज़ वह माँ को और बाबूजी को लेकर घर दिखाने ले गया। दोनों की आंखें घर देखकर फटी की फटी रह गई। उन्होंने सोचा चलो जीवन भर कष्ट किया, अब आराम से रहेंगे। सुनीता प्रमोद से बोली, क्या घर आप इन लोगों के नाम पर लेंगे। प्रमोद बोला, पागल हो क्या, यह घर तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। यह बात सुनकर सुनीता मुस्कुराने लगी। आनन फानन में पुराने मकान को बेचने के लिए प्रमोद ने पिता के कोरे कागज़ पर दस्तखत करवा लिया, यह कहकर कि यह घर हम आप लोगों के नाम कर लेंगे। पुराने मकान को बेच दिया गया और नया घर प्रमोद ने अपनी पत्नी के नाम से ले लिया, जिसकी भनक सुमित्रा जी और दिनेश बाबू को नहीं थी। वह तो इसी में खुश थे कि सारा परिवार एक साथ रहेंगे। देखते ही देखते 2 हफ्ता बीत गया। दिनेश बाबू के रिटायरमेंट का समय भी करीब आ गया और इधर विनय भी विदेश से आया। भतीजे के लिए खिलौने, भाभी के लिए सोने की चैन, कॉस्मेटिक का सामान, माँ के लिए सुंदर सी साड़ी, पिता और भाई के लिए सूट। सुनीता की दिल्ली ख्वाहिश पूरी हुई। विनय बोला, भैया आपने पुराना मकान क्यों बेच दिया, उसमें हमारा बचपन बीता था और नया घर ले लिया और मुझे खबर भी नहीं किया। सुनीता खर्चों की रसीद दिखाते हुए बोली, अरे देवर जी, यह हमने घर आपके लिए ही तो लिया है कि बहुत दिन आप अकेले रह लिए। अब तो देवरानी ले आओ, हम सभी इकट्ठे रहेंगे। और देखिए ना, घर में अभी कितने काम बचे हुए हैं, पर पैसे ही ख़त्म हो गए हैं। अभी हर कमरे में टीवी लगवाना है, बेटे के कमरे में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पढ़ने के लिए एक टेबल भी नहीं है। माँ बाबूजी के कमरे में वही पुराना पलंग है। सोचा था एक नया पलंग उनके कमरे में भी लगवा लेंगे, पर अब तो महीने का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है, तो यह सब तो आने में सालों लग जाएंगे। विनय ने कहा, भाभी एक साथ इतना खर्च करने की क्या ही ज़रूरत थी। तभी सुमित्रा जी बोली, अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने अपने रिटायरमेंट के आधे पैसे निकाल कर इस घर में लगा दिए हैं, फिर पुराना घर तो बेच दिया है। हाँ, तुम्हारे भाई ने भी खर्च किया है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। सुमित्रा जी की बातें सुनीता को अच्छी नहीं लगी। वह मुंह बनाकर वहाँ से चली गई। 3 दिन बाद दोनों बेटे पिता के साथ उनके दफ्तर रिटायरमेंट की पार्टी पर गए हैं। हर कोई तारीफ़ कर रहा था कि अब दिनेश बाबू को क्या दिक्कत है। एक बेटा विदेश में पैसों में खेल रहा है, दूसरा बेटा कमाकर घर ले रहा है। अब तो बस आराम से जीते रहें। दिनेश बाबू गर्भ से फूले नहीं समा रहे थे। 2 दिन बाद विनय बोला, पापा भैया तो यहाँ सेट हो चुके हैं, आप लोग मेरे साथ चलकर क्यों नहीं रहते हैं, मैं भी तो वहाँ अकेला हूँ। सुनीता ने झट से बोली, अरे देवर जी, आपके तो घर आने जाने का कोई समय ही नहीं है, फिर आप माँ बाबूजी का वहाँ ख्याल कैसे रखेंगे। फिर देवरानी भी तो नहीं है,
जो माँ बाबूजी का ख्याल रखेगी। वैसे भी विदेश में कौन इनसे बातें करेगा, कम से कम यहाँ 2 लोग तो मिल जाते हैं। सुमित्रा जी बोली, हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। एक बार शादी कर ले, बहू आ जाएगी, फिर हम तेरे साथ चलेंगे। तब तक यहाँ की जिम्मेदारी निभा लेती हूँ। प्रमोद धीरे से सुनीता के कान में बोला, अच्छा भला तो यह लोग जा रहे थे, तुमने क्यों रोक लिया? सुनीता बोली, मेरे भोले पति देव जी क्यों भूल रहे हैं, बाबूजी के रिटायरमेंट का पूरा पैसा अभी नहीं मिला है और फिर उन्हें हर महीने पेंशन भी मिलता रहेगा और फ्री में घर की देखभाल करने के लिए नौकर कहाँ मिलेगा। आप तो बस चुप ही रहिए, मुझे संभालने दीजिए। विनय बोला, ठीक है माँ, आपकी जो मर्जी, पर आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे पहले बता दीजिएगा। मेरे रहते आपको किसी बात की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सुनीता बोली, अब क्या कहूँ देवर जी, अब तो बाबूजी की कमाई भी नहीं आएगी और बुढ़ापे का शरीर 10 तरह के खर्चे होते हैं। अब आपके भैया क्या क्या संभालेंगे? बच्चों के पढ़ाई में आजकल कितने खर्चे हैं, आप नहीं समझ पाएंगे। विनय कहीं ना कहीं अपनी भाभी के इशारों को समझ गया। उसने तुरंत एक चेक पर 3 लाख का चेक भरकर अपने भाई की तरफ बढ़ाया और बोला, भैया मैं हर दूसरे महीने में पैसे भेज दिया करूँगा। वैसे पापा को पेंशन मिलेगा तो इससे ज़्यादा तो खर्चा नहीं होना चाहिए। और हाँ, गोलू के लिए एक स्टडी टेबल ज़रूर बनवा लीजिएगा, उसके चाचू की तरफ से उसके लिए तोहफा होगा। सुनीता ने प्रमोद से पहले ही वह चेक लपक लिया। विनय चला गया, माँ की आंखें नम कर गया। जो माँ हर वक्त उसके आने की राह में आँखों की कोर गीले करती थी, आज उसे विदा करते हुए फिर से उसकी आंखें नम हो गई। 10 से 15 दिन बीत चुके थे, सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा। सुनीता सुमित्रा जी से मीठी मीठी बातें करके घर के सारे काम करवा रही थी। प्रमोद दिनेश बाबू को पूरा समय दे रहा था। उन्हें बार बार बैंक ले जाना और रिटायरमेंट के सारे पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र जो करवाने थे। प्रमोद ने कहा, बाबूजी, आपको बार बार बैंक आने जाने में दिक्कत होगी। ऐसा करता हूँ, हम दोनों का एक जॉइंट अकाउंट खुलवा देता हूँ, फिर बैंक का सारा काम मैं संभाल लूँगा। दिनेश बाबू ने भी हामी भर दी। फिर क्या था, प्रमोद धीरे धीरे उनके अकाउंट से सारा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करता रहा। करीब 2 महीने बाद सुनीता सुमित्रा जी से बोली, मम्मी जी, पापा जी के पेंशन के पैसे ले आए हैं क्या? सुमित्रा जी, हाँ बहू, वो बैंक की तरफ गए थे तो ले आए। सुनीता बोली, मम्मी जी, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो घर का राशन, सब्जी, दूध पापा जी को लाने कह दीजिएगा, क्योंकि इनके पास एक तो वक्त की कमी है, ऊपर से पैसों की भी तंगी है। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली गई। अगले दिन सुमित्रा जी ने यह सारी बात दिनेश बाबू को बोली। दिनेश बाबू सुनीता को बोले, बहू, विनय भी तो पैसे भेज देता है, फिर इतनी दिक्कत कैसे हो रही है? यह भी तो देखो, मुझे पेंशन इतना नहीं मिलता है कि मैं ज़्यादा खर्च कर सकता हूँ। फिर मेरी दवाई, तुम्हारी सास की दवाई, यह सब भी तो है। सुनीता गुस्से में बोली, बाबूजी, आपको समझ में आ रहा है घर तैयार करने में कितने खर्च हो गए हैं? और आप क्या चाहते हैं, देवर जी जो हमें पैसे भेजते हैं उसका हम आपको हिसाब दें? अगर ऐसा है तो इतने सालों जो हम आपके लिए कर रहे हैं उसका तो हिसाब हमने कभी नहीं मांगा। जो जितना कहा गया है उतना कीजिए। एक रोज़ दिनेश बाबू सब्जी लेकर घर आए तो पसीने से भीगे हुए थे। सुमित्रा जी बोली, बहू तो हमारी तकलीफ़ समझेगी नहीं, आप प्रमोद से क्यों नहीं कहते कि आपसे यह सब नहीं होगा? अपनी हालात तो देखो। तभी सुनीता आई और बोली, ले आए सब्जी। हे भगवान, यह कितनी मोटी लौकी लाए हैं, इससे कौन बनाएगा? आपकी माँ।
और मम्मी जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आजकल काम वाली नहीं आएगी तो रसोई में जो बर्तन हैं उसे साफ़ कर दीजिए। फिर जो भी कपड़े बाथरूम में रखे हैं उसे धोकर सूखने भी डाल दीजिए। मैं थोड़ा पार्लर से आती हूँ। अब यह रोज़ की बात हो गई थी। प्यार से घर के काम करवाती थी, अब अधिकार से घर के सारे काम सुमित्रा जी और दिनेश बाबू से करवाने लगी और पैसा बचाने के चक्कर में काम वाली को निकाल दिया। समय धीरे धीरे बीतने लगा और उनकी हालत बद से बदतर होने लगे। बेटा था कि एक बात नहीं सुनता था और बहू की अत्याचार कम नहीं हो रहे थे। एक रात दोनों अपने कमरे में बातें कर रहे थे। सुमित्रा जी बोली, इससे अच्छा तो हम विनय के पास चले जाते। आजकल विनय भी कहाँ फ़ोन करता है। दिनेश बाबू ने कहा, नहीं जी, 2 दिन पहले ही मैंने प्रमोद को उससे बात करते देखा। उसने कहा माँ बाबूजी 2 दिन के लिए अपनी मंडली के साथ वृंदावन गए हैं। जैसे ही मैं कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, सुनीता ने मेरा मुंह बंद कर दिया। अब इस घर में रहना बहुत मुश्किल है। दरवाजे पर कान लगाए सुनीता सब सुन रही थी। सुनीता ने प्रमोद से सारी बात बताई। प्रमोद ने कहा, क्या होगा अगर विनय को सारी बात पता चल गई तो? विनय के तरफ से पैसे आने भी बंद हो जाएंगे और हो सकता है वह माँ बाबूजी को भी अपने पास ले जाए और हमें भी वह नहीं छोड़ेगा। सुनीता ने कहा, अगर आप मेरे प्लान पर चलेंगे तो वैसा कुछ नहीं होगा और देवर जी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और पैसे भी हमेशा के मुकाबले और ज़्यादा आएंगे। प्रमोद ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हम माँ बाबूजी का मुंह कितने दिन तक बंद रख सकते हैं? किसी न किसी दिन तो विनय से उसकी बात होगी ही। अरे पहले आप मेरी योजना तो सुनिए। सुनीता ने प्रमोद के कान में अपनी योजना बताई। प्रमोद सुनकर खुश हो गया। बोला, सुनीता, तुमने तो ऐसी योजना बनाई है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। चलो ठीक है, अपने योजना पर काम करना शुरू कर दो। प्रमोद ने तुरंत विनय को फ़ोन मिलाया और बोला, विनय, माँ बाबूजी दोनों 4 धाम की यात्रा पर जाना चाहते हैं। उसमें लाखों का खर्च आएगा। अब उनकी इच्छा है तो भेजना भी ज़रूरी है। कुछ पैसे तुम भेज दो, कुछ मैं व्यवस्था करके उनको भेज देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो ज़्यादा पैसे भी नहीं हैं। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है। विनय ने कहा, भैया आप चिंता मत करिए, एक बार आप मेरी माँ पापा से बात करा दीजिए। मैं उनके जाने का पूरा व्यवस्था कर दे रहा हूँ। आप पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करिए। माँ पापा की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। प्रमोद ने कहा, मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए मैंने माँ बाबूजी को शॉपिंग करने के लिए भेज दिया है। माँ को कुछ सामान लेना था और बाबूजी को भी उन्हें कल सुबह ही निकलना है। विनय ने कहा, ठीक है भैया, माँ बाबूजी खुश तो हैं। बहुत दिन हो गए उनसे बात किए हुए, उनकी बहुत याद आ रही है। विनय, तू माँ बाबूजी की चिंता बिल्कुल मत कर, अपने काम पर ध्यान दो। माँ बाबूजी यहाँ बहुत खुश हैं और 4 धाम की यात्रा करने के लिए तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। विनय ने प्रमोद के अकाउंट में माँ बाबूजी के 4 धाम की यात्रा के लिए पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब सुनीता और प्रमोद की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों ने योजना बनाई कि कैसे इन दोनों से छुटकारा पाया जाए। अगले दिन प्रमोद बोला, बाबूजी, विनय का फ़ोन आया था। उसने आपको अपने पास दुबई बुलाया है। मैं सोचता हूँ आप लोगों का टिकट करवा दूँ। आप क्या कहते हैं? दोनों खुश होकर बोले, हाँ हाँ बेटा, यही सही रहेगा और तुम्हें भी अपने परिवार के लिए वक्त मिल जाएगा। प्रमोद सुनीता की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आप लोग अपनी पैकिंग कर लीजिए, कल ही सुबह निकलेंगे। अगले दिन दोनों जाने की तैयारी कर रहे थे।
सुनीता सुमित्रा जी से बोली, मम्मी जी, सोना चांदी पहनकर जाना मना है, तो ऐसा कीजिए, अपने पहने हुए जेवर और जो लॉकर में रखी है उसकी चाबी मुझे दे दीजिए, तब तक मैं उसे साफ करवा कर रखूँगी। बेटे के पास जाने की खुशी में सुमित्रा जी ने सुनीता को ही मनसा नहीं समझी और चुपचाप खोल कर दे दी। प्रमोद उन दोनों को लेकर दिल्ली पहुंचा। स्टेशन पर खचाखच भीड़ थी। ठंडी का समय, हर कोई ठिठुर रहा था। सुमित्रा जी बोली, बेटा, जब हमें जहाज़ से जाना है तो तू हमें दिल्ली क्यों ले आया? प्रमोद बोला, माँ, डायरेक्ट फ़्लाइट में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को जहाज़ में बैठा दूँगा, वहाँ विनय उतार लेगा। ऐसा कीजिए, आप लोग यहीं बैठिए, मैं एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी लेकर आता हूँ। इतना कहकर प्रमोद वहाँ से चुपचाप निकल गया। करीब आधे घंटे बाद दिनेश बाबू बोले, टैक्सी लेने में इतना समय लगता है? सुमित्रा जी बोली, हम छोटे से कस्बे में रहने वाले इस महानगर की लीला कैसे समझेंगे? यहाँ कितनी भीड़ है, और फिर दुबई भी तो बहुत दूर है। हो सकता है उसे गाड़ी नहीं मिल रही होगी। देखते देखते 2 घंटे बीत गए। दिनेश बाबू बोले, सुमित्रा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारा प्रमोद बच्चा तो है नहीं कि कहीं गुम हो जाएगा, और वह काम के सिलसिले में शहर शहर घूमता रहता है। फिर उसे इतनी देर कैसे हो रही है? सुमित्रा जी की आंखें भर आई और बोली, मुझे अपनी चिंता नहीं है जी, मुझे मेरे बच्चे की चिंता हो रही है। वह ठीक तो होगा ना? दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और इधर उधर लोगों से पूछने लगे, पर उस महानगर में कहाँ किसी को पड़ी थी। सुमित्रा जी कुछ लिट्टी बना कर रख ली थी। दोनों ने खाई और स्टेशन के किनारे ही अखबार बिछाकर एक दूसरे में चिपक कर सो गए। सुबह देखा तो आने जाने वाले लोग उन्हें सिक्कों की भीख दे रहे थे। यह देखकर दिनेश बाबू का दिल भर आया और बोले, सुमित्रा, अब हमारा बेटा नहीं आएगा। उसने हमारे साथ छल किया है। वह जानता था मैं कभी उस कस्बे से बाहर नहीं निकला हूँ, इसीलिए वह हमें इस महानगर में छोड़कर चला गया था ताकि हम खो जाए। दिनेश बाबू के पास कुछ पैसे बचे थे। कुछ दिन तो स्टेशन के पास आश्रय लेकर रह लिए, पर दिल्ली जैसे शहर में थोड़े से पैसे कितने दिन चलेंगे। धीरे धीरे उनके सारे पैसे ख़त्म हो गए। अब तो भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि आने जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, और आज की दुनिया में कौन मदद करता है। इधर सुनीता और प्रमोद अपने घर में खूब मज़े से रह रहे थे। जब विनय ने माँ बाप के बारे में पूछा तो सुनीता ने कहा, माँ बाबूजी को हमने 4 धाम की यात्रा पर भेजा है, वह 5 महीने बाद लौट आएंगे। समय बीता। विनय ने शादी करने का फैसला लिया और उसने सोचा कि अब तो 6 महीने हो गए, माँ बाबूजी भी आ चुके होंगे, इसीलिए उसने दिल्ली तक की फ़्लाइट ली। वहाँ से ट्रेन लेकर घर जाने का फ़ैसला किया। दिल्ली स्टेशन पर जब वह अपनी गाड़ी के इंतज़ार में कॉफ़ी पी रहा था, अचानक से किसी की आवाज़ से उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। बाबू, भीख नहीं मांग रहा हूँ, अपना वज़न तोलो और इस बूढ़े को सामान से कुछ पैसे दे दो। विनय ने जब वह आदमी की तरफ देखा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। अपने पिता को आज तक उसने सम्मान से सर उठाकर जीते देखा था। आज वही नज़रें झुकी हुई थी और हाथ फैला हुआ है। बगल में उसकी माँ फूलों की माला बनाकर लोगों को खरीदने के लिए आग्रह कर रही थी। विनय जैसे ही वहाँ गया, दिनेश बाबू बोले, हाँ हाँ बाबू, आओ खड़े हो जाओ। इतना कहकर जैसे ही वह ऊपर देखे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहना तो बहुत कुछ चाहते थे, पर कंठ से मानो आवाज़ साथ नहीं दे रही थी।
बस विनय ने पिता को बाहों में समेटा और बोला, बाबूजी, आपकी ऐसी हालत किसने की? और आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं? आप तो कभी उस गांव से निकले भी नहीं थे। और माँ, मेरी माँ की ऐसी हालत। सुमित्रा जी को अभी अपनी कोई तकलीफ दिख नहीं रही थी। उन्हें दिख रहा था तो अपने लाल का चेहरा। वह उसे प्यार कर रही थी और कह रही थी कि मेरा बच्चा सूख कर कांटा हो गया है, कितना दुबला हो गया है रे। विनय अपनी माँ को हिलाया और बोला, माँ, आप यहाँ कैसे? और आप यह हालत किसने की? सुमित्रा जी मानो सपने से बाहर आई और फपक फपक कर रोने लगी और उन्होंने सारी घटना बताई। आसपास के सारे लोग जमा हो गए और उनके दर्द भरी कहानी सुनने लग गए। सब कह रहे थे, हे ईश्वर, कैसे बच्चे हैं। देखो, एक बेटा रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने छोड़ गया और दूसरा इनके आंसू पोंछ रहा है। विनय ने अपने माँ बाप को पहले भर पेट खाना खिलाया, उनके कपड़े बदलवाए और फिर उन्हें लेकर अपने गांव निकल पड़ा। घर के दरवाजे पर आकर विनय ने दस्तक दी। माता पिता उसके पीछे थे। विनय को देखकर सुनीता के होश उड़ गए और बोली, अरे देवर जी, आप अचानक? पर माँ बाबूजी तो अभी आए ही नहीं हैं। विनय बोला, कोई बात नहीं भाभी, माँ बाबूजी नहीं आए तो क्या हुआ? घर तो उनका है, तो क्या मैं बिना बताए अपने घर में नहीं आ सकता? सुनीता बोली, हाँ हाँ, आइए आइए और बताइए, इस बार आप अपनी भाभी के लिए क्या लाए हैं? विनय बोला, ऐसा अनमोल उपहार जिसके लिए कितने बच्चे अनाथ आश्रम में रोते रहते हैं। सुनीता ने आश्चर्य से पलट कर देखा तो सामने दिनेश बाबू और सुमित्रा जी थी। प्रमोद जैसे ही माता पिता की तरफ आगे बढ़ा, विनय ने एक जोर का तमाचा जड़ दिया और बोला, हाथ मत लगाना मेरे माँ बाबूजी को। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने इन्हें इनके घर से बाहर निकाल दिया। इनको पैसों पर घर लिया और तो और मैं इनके लिए खर्च भेजता रहा, फिर भी तुम लोगों को यह बोझ लगने लगे। शर्म करो, तुम्हारा भी बेटा है, वह सब देख रहा है। कल तुम्हारी इससे भी बुरी हालत कर देगा। आज तो मैं अपने माँ बाप के लिए खड़ा हूँ, तुम सोचा तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा? और भाभी, आप तो औरत हो ही नहीं सकती हैं। जो औरत अपनी माँ समान सास से घर का सारा काम करवाए, उसे भूखे रखे और ऐसा व्यवहार कि मुझे आप लोगों को भैया भाभी कहने में भी शर्म आ रही है। भैया अपने मम्मी पापा के चारों धाम की यात्रा के लिए मुझसे लाखों रुपए लिए, फिर उनको यात्रा पर क्यों नहीं भेजा आपने? अच्छा, तो आपने यह सोचा होगा कि माँ पापा को भी घर से निकाल दोगे और मुझे भी पैसे लेते रहोगे। ज़रूर यह भाभी का ही दिमाग होगा। भाभी तो मुझसे शुरू से ही लालची लगती थी, लेकिन भैया, लालच में अंधे होकर आप इतना गिर जाओगे, अपने ही माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करोगे, यह मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लालच में लोग अंधे हो जाते हैं, यह सुना था, लेकिन आज अपनी ही भाभी भाई लालच में अंधे होते हुए देख रहा हूँ, जिन्होंने रिश्तों के मर्यादा को ताक पर रख दिया है। मैं तुम लोगों का कभी माफ़ नहीं करूँगा। विनय इतना कहकर जा रहा था कि उधर से पुलिस की एक टीम आई। प्रमोद ने कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है और यह घर मेरा है, मेरे नाम पर है, तो मुझे पुलिस कैसे पकड़ सकती है? सुमित्रा जी आगे बढ़ी और बेटे को एक जोर का थप्पड़ लगाई और बोली, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि दोनों बेटे मेरे हैं, पर तुम इतने मतलबी कैसे हो गए? हमने क्या कोई कमी रखी? अरे विनय से ज़्यादा खर्च हमने तुम पर किया। अरे लोग कुत्तों के गले में पट्टा बांधकर
उसे भी प्यार करते हैं, घुमाते फिराते हैं तो वह भी अपना बन जाता है, आपके लिए जान देने को तैयार हो जाता है। और तुम तो मेरे अपने बेटे थे। मैंने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में पाला था, तुम्हें इतना प्यार दुलार दिया था। क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तुम इतनी गिर गए? तुम शुरू से लालची रहे, इसलिए तो तुम कभी तरक्की नहीं कर पाए, और करोगे भी कैसे? एक लालची को दूसरे लालची का साथ मिला तो इतना नीचे गिर गया कि अपने माँ बाप को रात के अंधेरे में स्टेशन पर भूखा प्यासा छोड़ आया था। तुमसे अच्छा तो मुझे एक ही बेटा होता। विनय बोला, भैया मुझे शक हुआ था, इसीलिए मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। विनय ने अपने फ़ोन में हर उस रसीद की तस्वीर दिखाई जब जब उसने अपने माता पिता के लिए अपने भाई को पैसे भेजे थे, और घर के खरीदारी के समय जो उसके भाई ने रिटायरमेंट के पैसे निकलवाए थे उसके भी फ़ोटो विनय ने अपने पास रखी थी। सब कुछ देखने के बाद दोनों को पुलिस पकड़कर ले गई। प्रमोद और सुनीता पर केस हुआ। धोखाधड़ी की खबर जब प्रमोद के दफ्तर तक पहुंची तो उसे नौकरी से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। गोलू की वजह से सुमित्रा जी ने अपने बेटे बहू को माफ़ कर दिया। कोर्ट की तरफ से उन्हें उस घर को खाली करने का ऑर्डर दिया गया, और जितने भी पैसे प्रमोद ने दिनेश बाबू से लिए थे उसे वापस करना पड़ा। दिनेश बाबू ने कहा, जिन पैसों के लिए माँ बाप को बच्चे भिखारी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर देते हैं, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। सुमित्रा जी बोली, जिस घर हमें एक दूसरे से अलग कर दिया, अब मैं उस घर में नहीं रह सकती। विनय ने कहा, माँ अब आप दोनों मेरे साथ चलिए, यहाँ आपको अकेले छोड़ने की मैं दोबारा गलती नहीं कर सकता। विनय ने उस घर को बेच दिया और आधे पैसे गोलू के नाम पर उसकी पढ़ाई के लिए जमा करवा दिया, और अपने माता पिता को लेकर विदेश की ओर चला गया। वहाँ जाकर उसने एक अनाथ हिंदुस्तानी लड़की से विवाह किया, जिससे माता पिता का प्यार मिला और इन दोनों को बहू से बहुत सम्मान मिला। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।